कैपेसिटर हुआ था ना, स्फेरिकल कैपेसिटर्स आपके हो गए थे कि स्फेरिकल कैपेसिटर कैसे हम लोग कंबाइन करेंगे, कैसे पोटेंशियल होगा, चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या होगा, वो सारी चीज़ें आपकी हो गई थी। ठीक है, उसी पे क्वेश्चन है, अभी लोग साहब लोग पहुँचे ही नहीं हैं। बताओ बोले, पता नहीं कब तक आएंगे। हेडिंग करो, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ड्रॉप, कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ड्रॉप। अगर चार्ज ड्रॉप है बेटा, उनको कंबाइन किया जाता है। ठीक, अगर चार्ज आपके क्या है, ड्रॉप है, उनको कंबाइन करते हैं तो कैसे आपका क्या होगा, मिलेगा। ठीक है, नेट पोटेंशियल क्या होगा, चार्जेस की वैल्यू क्या होंगी। ठीक है, उस पर रिलेट करके आपको ये क्या पूछा जाता है क्वेश्चन बेटा। तो कॉम्बिनेशन ऑफ चार्ज ड्रॉप लिखिएगा। अगर n आइडेंटिकल ड्रॉप है, कोई भी लिक्विड ड्रॉप है, अगर वो चार्ज फॉर्म में होगा तो उस पर चार्ज है बेटा, उनको जब कंबाइन करोगे ना तो इक्विवेलेंट उसके पूछे जाते हैं क्या, पोटेंशियल क्या होगा। कैपेसिटेंस के टर्म में अगर पूछा जाएगा तो कैपेसिटेंस पूछ लेगा, उनके चार्जेस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेडियाई क्या हो जाएगा, वो सारी चीज कंबाइन करके हम लोग को पूछा जाता है। तो लिखिएगा, इंपॉर्टेंट है, गायब है दुनिया। देखो क्या करना है, लिखिए सपोज n आइडेंटिकल चार्ज या n आइडेंटिकल ड्रॉप कर लो। सपोज n आइडेंटिकल ड्रॉप्स each having radius small r, each having radius small r, each having radius small r, capacitance C, charge Q, capacitance C, charge Q, potential V and potential energy U, potential energy U are combined to form a, are combined to form a, combined to form a big drop of, combined to form a big drop of radius capital R, capacitance capital C, capacitance capital C, charge capital Q, potential capital B and energy capital U। देन अब देखो बेटा, बोला गया आपके n आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं। n आइडेंटिकल क्या है बेटा, 4 ड्रॉप है। इस तरह से मान लो ऐसे n ड्रॉप हैं, ईच पे चार्ज की वैल्यू स्मॉल q दिया गया है। ठीक, मतलब चार्ज क्या दिया है, q, चार्ज q था, रेडियस स्मॉल r था, पोटेंशियल स्मॉल v है और आपका कैपेसिटेंस स्मॉल c है, पोटेंशियल एनर्जी स्मॉल u है। ये हमारे n ड्रॉप्स हैं। ठीक है, जिनके सभी के चार्जेस q, रेडियस स्मॉल r, पोटेंशियल v, कैपेसिटेंस स्मॉल c एंड पोटेंशियल एनर्जी इज u। ठीक, ये सारे बेटा कंबाइन करके एक बिगर ड्रॉप का फॉर्मेशन करते हैं। क्या कर रहे हैं, एक बिगर ड्रॉप का फॉर्मेशन कर रहे हैं। n आइडेंटिकल ड्रॉप्स हैं, इन पे चार्जेस, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस सब कुछ दिया गया है। ये कंबाइन करके एक बिग ड्रॉप का फॉर्मेशन किए। कैसा, एक बिगर ड्रॉप का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो जब बिगर ड्रॉप का फॉर्मेशन करेंगे, इसका बोला गया रेडियस सपोज दैट कितना है, r है। ठीक, तो सिंगल ड्रॉप बना, चार्ज की वैल्यू q डैश है या कैपिटल Q से, कैपिटल Q बोला बेटा, q डैश, चार्ज की वैल्यू जो हो रही है बाद में कैपिटल Q हो गया, रेडियस कैपिटल R हो गया, पोटेंशियल कैपिटल B हो गया, कैपेसिटेंस कैपिटल C हो गया एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी कैपिटल U। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई, कैपिटल U हो गया। तो बोला क्या जा रहा है बेटा, यहाँ से फाइंड, बोला क्या जा रहा है, तो इस केस में आपको जो क्या होगा, इनकी वैल्यूज होंगी वो कितनी होंगी। तो पहले हम लोग बात करते हैं बेटा चार्ज कितना हो जाएगा। ठीक, चार्ज ऑन बिगर ड्रॉप, यानी कि फर्स्ट पॉइंट बनेगा इसमें चार्ज ऑन
बिगर ड्रॉप, ये स्मॉलर ड्रॉप थे, एक कंबाइन करके बिगर ड्रॉप का बेटा फॉर्मेशन किए। तो बिगर ड्रॉप पे चार्ज क्या होगा? चार्ज ऑलवेज कंजर्वेटिव क्वांटिटी होता है। कैसा होता है? कंजर्वेटिव क्वांटिटी होता है, उसका अलजेब्राइक सम करते हैं। क्योंकि आइडेंटिकल ड्रॉप थे, सभी पे चार्जेस की वैल्यू कैसी थी? सेम सेम। आइडेंटिकल ड्रॉप्स है, सारे पे चार्जेस की वैल्यू कैसी है बेटा? सेम सेम है। तो एक पे अगर स्मॉल क्यू है, ऐसे ऐसे n ड्रॉप है, n की वैल्यू 2, 10, 20, 100, इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, जितना भी रहेगा। एक पे अगर क्यू है तो ऐसे n अगर ड्रॉप होंगे तो टोटल चार्ज कितना होगा? n क्यू। भाई जैसे हम सभी लोग अगर आइडेंटिकल ड्रॉप मान लिया जाए, 10-10 कूलम सब पे चार्ज है, तो टोटल चार्ज सभी के सम के बराबर हो जाएगा। या कह लो एक पे जितना चार्ज है उसका जितने लोग हैं उतने गुना हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे टोटल चार्ज बिगर ड्रॉप पे होगा कैपिटल क्यू की वैल्यू n इंटू स्मॉल क्यू होगा। एक कंडीशन हमें मिल गया, यानी बिगर ड्रॉप पे जो चार्ज आपका होगा कॉम्बिनेशन के बाद वो स्मॉलर चार्ज का n टाइम्स हो जाएगा। ठीक, रीजन क्योंकि सारे के सारे आइडेंटिकल क्या थे? चार्जेस थे। जो ड्रॉप है सभी पे चार्ज की वैल्यू सेम सेम थी, तो n गुना हो गया। दूसरा हो गया बेटा, अगर हम लोग बात करते हैं रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप, अगर आप बात करते हो किसका? जो रेडियस आपका बिगर ड्रॉप का रेडियस होगा वो कितना होगा? रेडियस बिगर ड्रॉप का क्या होगा? nr हो जाएगा या कुछ और होगा? सोचिए बताइए। जैसे चार्ज n टाइम्स बढ़ गया, ठीक, तो जो बिगर ड्रॉप होगा उसका रेडियस क्या n टाइम्स बढ़ जाएगा स्मॉलर वाले का, या कुछ और होगा? जल्दी बताइए। रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप, बिगर ड्रॉप का रेडियस कैपिटल R की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। क्या बोला भैया? n/2 R। इन्होंने बोला n/2 R हो जाएगा, यानी कि जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जितने ड्रॉप हैं उनका नंबर का आधा इंटू स्मॉल r जो सिंगल ड्रॉप का क्या था? रेडियस था। कितने लोग सेटिस्फाई हैं? ये n/2 कैसे आ गया यार? ये कौन सा फार्मूला लगा दिया आपने? पूरे की रेडियस दी गई है ना। हाँ, तो डायमीटर जो होगा, हाँ हाँ, अरे तो रेडियस उसका भी तो आर ही दिया गया है यार, रेडियस इसका भी पूछा जा रहा है ना, हो जाएगा। और लोग क्या रेडियस एडिटिव क्वांटिटी है? रेडियाई क्या एडिटिव क्वांटिटी है? याद रखेंगे बेटा, जो एडिटिव क्वांटिटी है उन्हीं को डायरेक्टली हम लोग ऐड कर सकते हैं। जैसे मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, चार्ज हो गया, ये सब एडिटिव क्वांटिटी हैं। बट आपके रेडियस एडिटिव क्वांटिटी नहीं है, तो उसे आप कैसे सीधा ऐड कर लोगे? ठीक, हम लोग रेडियस को नहीं जोड़ सकते सीधा सीधा कि n ड्रॉप है तो nr हो जाएगा, तब तो वॉल्यूम पता नहीं कितने गुना बढ़ जाएगा यार। ठीक, तो याद रखेंगे जब रेडियस निकालोगे बिगर ड्रॉप का ना, तो रेडियस क्या है? एडिटिव क्वांटिटी नहीं है। हमारा कंजर्व जो होगा वॉल्यूम होगा। क्या कंजर्व होगा? वॉल्यूम। रेडियस आपका कंजर्वेटिव क्वांटिटी नहीं है, वो कंजर्व नहीं होगा। तो वॉल्यूम क्या होगा? आप बिग ड्रॉप इक्वल टू n इंटू रेडियस क्या? वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप, यानी बिगर ड्रॉप का जो वॉल्यूम होगा वो स्मॉलर ड्रॉप के वॉल्यूम का कितना हो जाएगा? n टाइम्स होगा। जैसे 1-1 लीटर के 10 पैकेट आपने लिया, कुल कितना लीटर हो गया वॉल्यूम? 10 लीटर है ना। क्या हो गया? 10 लीटर हो गया। तो वॉल्यूम एडिटिव क्वांटिटी है, मास एडिटिव क्वांटिटी है, रेडियस आपका एडिटिव क्वांटिटी नहीं होता है। ठीक, तो यहाँ पे यानी कि वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, वॉल्यूम जो भी बिगर ड्रॉप का होगा, खूब क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, ध्यान रखिएगा। बिगर ड्रॉप इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ ये स्मॉलर ड्रॉप, जो दिख जाएगा बेटा, वॉल्यूम ऑफ ए स्मॉलर ड्रॉप। एक स्मॉलर ड्रॉप के वॉल्यूम का n गुना होगा। वॉल्यूम जो होगा बिगर ड्रॉप का, स्मॉलर ड्रॉप के वॉल्यूम का क्या हो जाएगा? n टाइम्स हो जाएगा। तो बिगर ड्रॉप का वॉल्यूम मान लो v है, ऐसे v नहीं लिखते, सीधे फार्मूला बना लेते हैं। रेडियस हमने लिया कैपिटल R, तो स्फीयर के वॉल्यूम का फार्मूला बेटा बता दे जरा। गोले का आयतन, सोच के बताना, नहीं तो तुम आज मार खाएगी। बताओ जल्दी से जल्दी, सभी लोग सोचे रहिए, ऐसा नहीं इनसे पूछा गया तो यही खाली बताएं।
जल्दी। गोले का आयतन गोला हो गया है जी। देवियाँ 1 2 खड़ी हो जाओ, पीछे पीछे। हाँ बेटा, पाई आर स्क्वायर, ये गोले का आयतन है, स्फेयर का आयतन है मालूम? हाँ जी, 4 पाई आर स्क्वायर। चलिए, इन्होंने कुछ आप में सुधार किया, आप अभी पूरा सुधार नहीं है ना? बताओ। नेक्स्ट देवियाँ दोनों 4/3 पाई आर क्यूब। आप कितना तेज बोलो, जब पूछते हैं तो थोड़ा धीरे हाथ चलते हैं, तेज बोलोगे तभी हम सुनेंगे। हाँ हाँ, 4/3 आर। ये कौन नया फार्मूला बना दिया तूने जी? हाँ जी, नेक्स्ट दोनों देवियाँ जी। 4/3 पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर, क्यूब नहीं जी। 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक। अच्छा, वो लोग मार नहीं खाएंगे जो लोग ये बता देगा किसी पर्सन का वॉल्यूम आपको मेजर करना हो तो कैसे निकालेंगे? कौन सा फार्मूला अपने पास जुगाड़ कोई है? जैसे आपका वॉल्यूम मेजर करना हो तो आप कैसे मेजर कर सकते हैं? एनी, हाँ बेटा, एक टैंक में खड़ा हो, टैंक में खड़े हो जाए, जैसे मान लो टैंक है, हम लोग खड़े हैं, हाँ, तब हाइट का, हाँ, हाइट उसका तो कैसे पता चल जाएगा अगर पानी में हम खड़े हो गए तो? भर दिया जाए, तब कूद जाए उसमें, तब उसके बाद नाप लेंगे ना कितना पानी कम हुआ, हम जाएंगे नीचे तो पानी कम हो जाएगा, पानी बह जाएगा ना। अच्छा, बाहर चला जाएगा। बैठो, मतलब किसी अनसिमेट्रिकल बॉडी का अगर वॉल्यूम आपको निकालना है बेटा, तो हम लोग क्या, फ्लूइड यानी कि किसी टैंक में जिसमें क्या रीडिंग बना हुआ हो, उसमें क्या करिए, पानी भर दीजिए और फिर उसमें उसको डाल दीजिए, और चाहे पर्सन हो चाहे कोई अनसिमेट्रिकल बॉडी हो, जितना वॉल्यूम क्या करेगा, बढ़ेगा उसका। या कह लो अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो जितना लिक्विड बाहर आएगा उसके वॉल्यूम को मेजर करके निकाल सकते हैं। बाकी हमारे वॉल्यूम निकालने के लिए कोई फार्मूला है क्या? नहीं है, ठीक। आइए का क्वेश्चन था, ठीक। हाउ कैन मेजर बाय व्हिच फार्मूला ये क्या वॉल्यूम ऑफ ए पर्सन कैन बी डिटरमाइंड। अब वो आईटी के छात्र से जिनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब आईटीएंस थे, बीटेक करके गए थे जो है, उन्होंने इंटरव्यू देने, एग्जाम देने के बाद फिलहाल, अब जैसे होता है ना जब आप इंटरव्यू में होते तो ऐसे बीपी हाई हुई रहती है, ठीक। अब वो आईटीएंस था तो भाई एक्सपेक्टेड था, बेचारा जो गलती में जो है सोचा, बाद में बता दिया लेकिन इमीडिएट नहीं बता पाया। तो कंडीशन होता है ऐसे, ऐसे कुछ चीज़ें आपको पूछी जाती है जब आपको क्या तुरंत आपका भाई ऐसा तो कोई फार्मूला पढ़वे नहीं किया फिर यार पूरे मैथ भर में कि जिससे क्या पर्सन का वॉल्यूम निकाला जाए, ठीक। पढ़ा था क्या किसी ने? वैसे कंडीशन में जो है फिर आपको वजह से आप क्या माइंड देखा जा सकता है, आप कैसे क्या करेंगे उसको फाइंड आउट करेंगे, ठीक। बोला क्या, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप इक्वल टू n इंटू वॉल्यूम ऑफ क्या, स्मॉलर ड्रॉप, ठीक। तो वॉल्यूम ऑफ जो बिगर ड्रॉप निकालेंगे बेटा, तो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ड्रॉप मतलब स्फीयर है, स्फीयर का वॉल्यूम जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया जब निकालते हैं तब 4 पाई आर स्क्वायर होता है देवियों, क्या होता है वो, सरफेस एरिया लेते हैं हम लोग, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब इक्वल टू n इंटू 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। ये भाई छोटे वाले के स्मॉल आर रेडियस है ना, देखो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो आर की वैल्यू निकालोगे तो यहाँ क्यूब है ना, तो इसका क्यूब रूट लेंगे, तो यहाँ तो क्यूब है कैंसिल हो गया, लेकिन ये वाले का पावर कितना हो जाएगा, तो क्यूब रूट के अंदर लिखिए या तो पावर 1/3 लिख लीजिए। जैसे स्क्वायर रूट लेते थे तो पावर 1/2 लेते, क्यूब रूट लेंगे तो पावर 1/3 हो जाएगा। तो कैपिटल आर इक्वल टू स्मॉल आर इंटू एन के पावर 1/3। दिस इज द रेडियस ऑफ क्या, बिगर ड्रॉप।
तो ये हमारा बिगर ड्रॉप का रेडियस होता है कैपिटल R इक्वल टू स्मॉल r इंटू n के पावर 1/3। तो यहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर लेते हैं क्या आपका रेडियस होगा बिगर ड्रॉप का, उसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है, हो जाएगा। चलो तो ये हो गया हमारा बेटा रेडियस ऑफ द बिगर ड्रॉप। अगर आपको फाइंड आउट करना है तो उसके बेस पे आप यहाँ से रिप्रेजेंट कर लेते हैं क्या होगा, ठीक। तो इतना पॉइंट तो नोट कर लिए आप लोग। तो लिस्ट में पहुंचे तो लिख लीजिए, एक लाइन स्टेटमेंट लिख लीजिए। क्या बोला आपको, लिखिए इफ एन आइडेंटिकल ड्रॉप, एन स्मॉल आइडेंटिकल ड्रॉप्स, if n small identical drops each having charge small q, radius small r, potential small v, capacitance small c and potential energy small u are combined to form a bigger drop to form a bigger drop of charge capital Q, radius capital R, potential capital V, capacitance capital C and potential energy capital U, then डायग्राम बना के जल्दी से नोट करिए। हो गया बेटा, यहाँ तक कर लिया, जल्दी करो आप लोग। तो ये हो गया रेडियस ऑफ बिगर ड्रॉप। अगर कैपेसिटेंस हम लोग निकालते हैं, थर्ड पॉइंट बनेगा बेटा, कैपेसिटेंस है कि पोटेंशियल है, पोटेंशियल ही लिख लो, पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप। देखो V की जो वैल्यू होता है बेटा, V इक्वल टू 1/4 Q बाई R होता है, ठीक। तो यहाँ बिगर ड्रॉप का जब पोटेंशियल निकालेंगे तो V की वैल्यू आएगी 1/4 कैपिटल Q अपान कैपिटल R होगा ना। और स्मॉलर ड्रॉप का जो पोटेंशियल होगा V इक्वल टू 1/4 स्मॉल Q अपान स्मॉल R होगा एक ड्रॉप का, उसके टर्म में हम रिलेट करेंगे, ठीक। तो यहाँ से निकालोगे, आप लोग नोट कर लिए तो हम नेक्स्ट पेज ले लें यार, ऐसे फिर बीच में दिक्कत होगी। या इसको यहीं कर लेते हैं, फिर बाद में अगला वाला सेट कर लेंगे। तो देखो यहाँ से जब आप फॉरवर्ड करोगे तो V की वैल्यू आएगी 1/4 Q की वैल्यू कितना हुआ था बेटा, n इंटू स्मॉल q, चार्ज की वैल्यू n टाइम्स बढ़ गया था। रेडियस की वैल्यू देखो r है, r इंटू n के पावर 1/3, ठीक। थोड़ा सा हमने n को n के पावर 1, n के पावर यहाँ नहीं कुछ लिखा है, मतलब 1 है, और ये 1 का पावर 1/3 है बेटा। इसको ऊपर शिफ्ट करोगे तो 1 माइनस 1/3 आएगा ना, बचेगा कितना, 2/3। अरे भाई यहाँ पे नहीं कुछ लिखा है, इसका मतलब पावर 1 है, और ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस 1/3 दैट इज 2/3। तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 1/4 n के पावर 2/3 इंटू Q अपान R। इस n के पावर 2/3 को हम लोग थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर लेते हैं, तो V की वैल्यू होगी n के पावर 2/3 को बेटा शिफ्ट कर लो अलग से, और ये क्वांटिटी एक साइड में रख लो 1/4 कितना,
Q अपान R। ये जो क्वांटिटी होगी इस स्मॉलर ड्रॉप के लिए अगर हम लोग V की बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आएगा, Q बाई स्मॉल r आएगा ना। तो स्मॉल v के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर होगा, स्मॉल v। तो ये होगा यानी कि v की वैल्यू जो हो गई n के पावर 2/3 इंटू स्मॉल v। स्मॉल v मतलब पोटेंशियल ऑफ द स्मॉलर ड्रॉप। तो जो बिगर वाला ड्रॉप होगा ना उसका पोटेंशियल जितने आपको ड्रॉप्स लिए गए थे उनके पावर 2/3 इंटू v के बराबर। ये v है, दिख रहा है ना, ये दिख जाएगा कि अलग से लिख दे दोबारा। देखो यार इरेजर का साइज बहुत ठीक हो गया। तो ये b के ये v है, स्मॉल v है बेटा, ठीक। तो यहाँ से हम लोग निकाल लेते बिगर ड्रॉप का जो क्या होगा पोटेंशियल होगा स्मॉलर ड्रॉप का 2/3 टाइम्स आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 2/3 टाइम्स हो जाएगा। नोट कर लीजिए। फार्मूला याद रखिएगा, एग्जाम में ड्राइव करके निकालने का टाइम आपके पास नहीं होगा, ठीक है। और डाटा ऐसा दिया जाता है n की वैल्यू जो आसानी से क्यूब रूट स्क्वायर रूट उसका मिल जाए, ठीक, जो भी निकालना होगा। हो गया बेटा, चलिए आगे लिखेंगे कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप। नेक्स्ट पॉइंट बनेगा कैपेसिटेंस ऑफ बिगर ड्रॉप। जो बड़ा ड्रॉप बन रहा है उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। तो कैपेसिटेंस के लिए फार्मूला हमने पढ़ा था C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, क्योंकि स्फीयर बनना है ना, स्फेरिकल ड्रॉप बनना है बेटा। तो ड्रॉप जो होंगे स्फेरिकल शेप के होंगे, तो स्फीयर वाला जो हम लोगों ने फार्मूला का लिखा था वही फार्मूला आप यूज करेंगे। तो C की जो वैल्यू होगी C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R होगा, यानी कैपिटल C जो होगा इसकी वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या, कैपिटल R। अब कैपिटल R की वैल्यू रख दो बेटा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R की वैल्यू कितना था, स्मॉल r इंटू n के पावर 1/3। ये इतना पोर्शन जो है वो स्मॉल c के बराबर हो जाएगा भाई। एक जो आपका क्या था, एक सिंगल ड्रॉप जो है अगर इसका c लिखोगे, स्मॉल c लिखोगे तो ये आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या आएगा, स्मॉल r के बराबर आएगा। तो यहाँ से जब कंपेयर हम लोग करेंगे बेटा तो एक ये वैल्यू स्मॉल c के बराबर हो जाएगा। तो नेट वैल्यू कितना है, कैपिटल C = स्मॉल c इंटू n के पावर 1/3 या n के पावर 1/3 इंटू स्मॉल c। मतलब बिगर ड्रॉप का जो कैपेसिटेंस होगा वो स्मॉलर ड्रॉप के कैपेसिटेंस क्या 1/3 पावर n क्या, जो नंबर ऑफ ड्रॉप्स हैं उनके पावर 1/3 टाइम्स आपका बढ़ जाता है, ठीक। बिगर ड्रॉप का कैपेसिटेंस स्मॉलर ड्रॉप के कैपेसिटेंस के रिस्पेक्ट में n के पावर 1/3 टाइम्स लार्जर होगा, ठीक। नोट कर लो। समझ गए। तो ये मतलब जो स्मॉलर ड्रॉप होगा बेटा उससे कैपेसिटेंस के रिस्पेक्ट में बिगर ड्रॉप का कैपेसिटेंस n के पावर 1/3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगा, ठीक। फिर पूछा जाता है बेटा एनर्जी क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी आप क्या बिगर ड्रॉप क्या होगा।
एनर्जी ऑफ बिगर ड्रॉप। कल आपको बोला गया था बेटा किसी कैपेसिटर का जो क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हाफ CV स्क्वायर के बराबर होता है। याद रखेंगे पोटेंशियल एनर्जी किसी कैपेसिटर का कितना होता है, हाफ CV स्क्वायर के बराबर होता है। तो जब बिगर ड्रॉप की हम लोग बात करेंगे ना तो U की वैल्यू जो होगी वो हाफ C इंटू V स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक, अब C की वैल्यू देखो हम लोगों ने क्या लिखा, हाफ तो वही रह गया बेटा, C की वैल्यू है C इंटू n के पावर 1/3। B की वैल्यू देखो अभी हम लोगों ने पीछे निकाला था V की वैल्यू, किसकी वैल्यू निकाला था, V की वैल्यू, तो V की वैल्यू निकाला था n के पावर 2/3 इंटू V। बिगर ड्रॉप का जो वॉल्यूम था सॉरी पोटेंशियल था बेटा वो स्मॉलर ड्रॉप के पोटेंशियल के n के पावर 2/3 टाइम्स से ग्रेटर था। तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो n के पावर 2/3 यानी कि V इंटू n के पावर 2/3 का होल स्क्वायर होगा। इतना समझ में आ रहा है? इसका हम स्क्वायर करके अलग कर लेते हैं, हाफ C इंटू n के पावर 1/3 इंटू इसका स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, B स्क्वायर इंटू n के पावर कितना आएगा जी, स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, अब बताना जिससे पूछेंगे। 4/3 एक लोग आंसर दिए, एक लोगों ने 4/6 दिया, एक लोग ने 4/9 ना, अच्छा, और 4/3 और लोग जी सारे आप लोग भी बोलिए कुछ। 4/3 की 9, अरे भाई काहे पार्शियलिटी कर रहे हो यार, ऊपर वाले की स्क्वायर कर रहे नीचे वाला छोड़ दे रहे हो, ऐसा काहे कर रहे हो, ये बता दो हमको। हाँ क्या बोला बेटा, 4/3 की 6, अरे आप 6 बोली थी, चेंज कर लें। हाँ, और जब हम लोग स्क्वायर करते हैं पावर में बेटा अपर क्या होता है, जो वैल्यू होता है वो आपका उसका होता है, लोअर वाले का नहीं होता है यार। लोअर अपर दोनों हो गया तो फायदा क्या हुआ जी, भाई दोनों हो गया तो फायदा क्या होगा, जैसे 100 रुपया इनको दे दिया 100 रुपया उनको दे दिया तो किसका ज्यादा बढ़ गया, अरे जितना पहले बढ़ा था उतना ही बढ़ा रहेगा यार, कहाँ चेंज होगा, है ना। तो कंडीशन क्या होगा, 4/3 हो जाएगा। ठीक है ना जी, कोई दिक्कत नहीं, बुझ गए। चलो आगे देखते हैं। तो कंडीशन होगा U की वैल्यू हाफ, अब देखो C और B को हम जरा अलग कर लेते हैं यार, हाफ CB स्क्वायर को एक साइड कर लिया, n के पावर देखो क्या है 1/3 प्लस क्या इंटू 4/3। जब दो क्वांटिटी का बेस सेम होता है तो पावर मल्टीप्लीकेशन में सम हो जाते हैं, कि मल्टीप्लाई हो जाता है जी, जुड़ता है कि उड़ा होता है, ठीक है बड़े क्या होगा, हाँ ऐसे ही वहां पे घोटाला होता है ना, और ऑप्शन दोनों दिया जाता है, ठीक, जो भी मारो सब सही है। हाँ क्या करेंगे भैया, पावर को ऐड की मल्टीप्लाई, ऐड होता है जब बेस सेम होता है, जब दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर का एडिशन होता है, पावर का सम हो गया बेटा। तो 1/3 प्लस 4/3 मतलब 5/3। ये वैल्यू हमारा स्मॉल u है, तो कैपिटल U इक्वल टू स्मॉल u इंटू n के पावर कितना 5/3 हो जाएगा, यानी कि स्मॉलर ड्रॉप का जो आपका एनर्जी थी उसका 5 n के पावर 5/3 टाइम्स क्या होगा, ग्रेटर होगा। पावर चूंकि 5/3 है तो इसका मतलब u से ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, u से ज्यादा हो जाएगा। अरे भाई पावर 1 से बढ़ेगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी ना, ठीक, नोट कर लो बेटा। अच्छा एक बार पूछा गया था बहुत पहले किसी में कि जो एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाएगा, भाई पहले जो एनर्जी थी बेटा बाद में जो एनर्जी हुई, पहले जो एनर्जी है दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, हाँ एनर्जी कुछ बदलेगा तो उनका डिफरेंस कितना आएगा, कैसे निकाल ले हम लोग, या एनर्जी लॉस ड्यूरिंग फॉर्मेशन, ठीक, चेंज इन, यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस फिलहाल पूछा जाता है तब में, तो एनर्जी डिफरेंस करेंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल कर लेंगे, ठीक। तो कितना आएगा जी, अगर एनर्जी डिफरेंस निकाला तो कितना आएगा, जरा रफ पे करके देखो, श्योर होइएगा तो डायरेक्ट फेयर पे करिए, नहीं तो रफ पे करिए, लेकिन जल्दी करिए, टाइम थोड़ा कम लगाइए।
और फार्मूला रेडीमेड फॉर्म में याद रखिएगा, ठीक। सबसे ज़्यादा इस पे और फिर आपका चार्ज पे एनर्जी तो पूछा गया, कम पूछा गया है, सबसे ज़्यादा इन्हीं पे पूछे गए। पोटेंशियल पे भी पूछा गया आपको, ठीक। 1 माइनस पावर प्लस में कि माइनस में? ये पूरा कैलकुलेट करने के बाद यही आ रहा है। क्या आया? कैपिटल यू के टर्म में बोल लो। क्या बोल रहे, बोलो, खड़े हो गए। कैपिटल यू के टर्म में नीचे पॉइंट बनाइएगा, एनर्जी डिफरेंस। देखिए हम बताते हैं एनर्जी डिफरेंस बेटा। अच्छा ये बता दो, ये यू तो एक इस क्या ड्रॉप की एनर्जी है, तो ऐसे से हमारे पास एन ड्रॉप है ना, तो जो एन ड्रॉप की टोटल एनर्जी पहले रही होगी, एन ड्रॉप की जो टोटल एनर्जी क्या रही होगी, पहले रही होगी बेटा, उसके रिस्पेक्ट में अब जो एनर्जी होगी, ठीक, टोटल जो एनर्जी होगी वो बिगर ड्रॉप की वो उन एन ड्रॉपों से ज्यादा हो जाएगी कि एक ड्रॉप से ज्यादा होगा। टोटल जैसे एन ड्रॉप थे ना, तो एन ड्रॉप की जो टोटल एनर्जी रही होगी उसके रिस्पेक्ट में बिगर ड्रॉप की एनर्जी ज्यादा होगी कि एक सिंगल ड्रॉप के रिस्पेक्ट में ज्यादा होगी? पूरे बराबर रहेगी। नहीं, सम कहाँ करें हम लोग, अलजेब्रिक सम थोड़ी कर सकते, क्योंकि यहाँ पे क्या, जब भी कोई चीज डिस्ट्रक्शन या कॉम्बिनेशन होता तो एनर्जी लॉस या गेन होती, वैसे लॉस ही होती फिलहाल। यहाँ क्या होगा ये बताना हमको, यहाँ उल्टा हो रहा है। देखो अगर हम लोग एन ड्रॉप था बेटा, तो एन ड्रॉपों की ऐसे हम लोग कहते हैं, तो एक का यू है तो एन ड्रॉपों का मिल के एन यू रहा होगा ना भाई। एक की एनर्जी यू है तो एन ड्रॉपों को कितनी रही होगी, अलग अलग मिला के सबका एन यू रहा होगा। अभी बिगर ड्रॉप का कितना हो रहा है, एन की पावर 5/3 इंटू यू हो रहा है ना, तो पावर देखो यार एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा इसका तो वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गई। यानी फॉर्मेशन जब होता है स्मॉलर ड्रॉप से लेके बिगर ड्रॉप में, तब एनर्जी क्या होती है, क्या इंक्रीज करती है। जस्ट उल्टा, अगर बिगर को स्मॉलर में कन्वर्ट करोगे तो एनर्जी डिक्रीज करती है। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बताया जाए, ठंडक का मौसम है ना, ठंडी है कि नहीं है बे? अच्छा है। अगर आप नहाते हो सुबह, कितने लोग नहा लेते हैं? सब नहाते हो, क्यों पानी बर्बाद करते हो यार? हैं? नहीं बर्बाद किया कर, हमारे यहाँ भगवान ने इतना दिया है यार, बर्बाद नहीं करिए, मतलब जरूरत भर का यूज करिए, ठीक है। तो नहाना चाहिए, है ना। तो कंडीशन क्या है कि जो हम लोग क्या कहते हैं, नहाते हैं ना, आज के डेट में कोई सावर से नहाता है क्या? नहाता है क्या? यदि नहा के देखो कितना मजा आएगा, हाँ ठीक। तो उस कंडीशन में नहा ही नहाते हैं। क्यों नहीं नहाते हैं? क्योंकि उससे कूलिंग ज्यादा फील होती है। क्या फील होगी? अभी आप जैसे नहाने जाओ, कोई ऐसे छींटा मार दे तो देखो, हाँ ठीक। तो कंडीशन क्या हो रहा है, दैट मीन्स जब आपके ड्रॉपलेट छोटे होंगे ना, बिगर ड्रॉप छोटे में स्मॉलर में कन्वर्ट होता है बेटा, तो एनर्जी लॉस होती है। और जब एनर्जी लॉस होगी उसके ब्रेकिंग में, तो टेम्परेचर क्या करेगा, फॉल करता है। इसीलिए गर्मियों में जब आप शावर से नहाते तो कूल फील होता है, और ठंडी में नहाएंगे तो सुपर कूल फील होगा। हाँ ट्राई कर लेना ना होगा तो, है ना। तो उसका रीजन वही होता है, जब बिगर ड्रॉप स्मॉलर में टूटता है ना, तो उसकी एनर्जी क्या होती है, घटती है। एनर्जी घटेगी तो टेम्परेचर क्या करेगा, फॉल कर जाता है, ठीक। तो ये चीजें आपकी होती हैं। तो यहाँ पे क्या कहा जाए, अगर हम लोग एनर्जी डिफरेंस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, एनर्जी डिफरेंस की बात करें, तो पॉइंट लिख लीजिए, एनर्जी डिफरेंस, जल्दी जल्दी करो, एनर्जी डिफरेंस, ठीक ना। टोटल एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप लिखना, टोटल एनर्जी ऑफ बिग ड्रॉप is greater than, total energy of big drop is greater than total energy of smaller drop, is greater than total energy of smaller drop,
total energy of big drop is greater than total energy of a smaller drop. Hence, energy difference देखो, जो एनर्जी डिफरेंस होगा बेटा, एनर्जी डिफरेंस की जब बात करेंगे तो एनर्जी डिफरेंस डेल्टा यू की जो वैल्यू आपकी होगी, किसकी वैल्यू, डेल्टा यू की वैल्यू जो हम लोग लेंगे बेटा, तो आएगा यू कैपिटल माइनस एन इंटू स्मॉल यू। यहां से स्मॉल यू की वैल्यू निकालोगे तो कैपिटल यू अपान एन के पावर 5/3 हो जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हो कैपिटल यू माइनस कितना, एन इंटू कैपिटल यू अपान एन के पावर 5/3। आया जी? इस 5/3 को ऊपर ले जाओगे तो माइनस में हो जाएगा, किसमें आएगा, माइनस में आ जाएगा। तो कंडीशन आप लिख सकते हो, देखो u को कॉमन करें, u को दोनों में से क्या करें, कॉमन कर ले, तो u कॉमन करोगे तो आएगा 1 माइनस n के पावर 1 माइनस 5/3, तो बचेगा कितना, -2/3, n के पावर -2/3। या तो आप इस टर्म में ऑप्शन होगा तो आप मान लेंगे, नहीं है तो पावर 1/3 होने के 2/3 माइनस होने का मतलब कहाँ चला जाएगा, वो बाई में चला जाएगा। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, u ज्यादातर इसी टर्म में आपको मिलता है n के पावर 2/3। तो एनर्जी जो डिफरेंस आपका हो गया बेटा, कैपिटल यू इक्वल टू यू माइनस 1 अपान 1 के पावर 2/3। तो यहाँ से फाइंड आउट कर लेते हैं कि एनर्जी डिफरेंस की वैल्यू कितनी होगी जब बिगर ड्रॉप का फॉर्मेशन होगा स्मॉलर ड्रॉप के कॉम्बिनेशन से। तो बिगर ड्रॉप की एनर्जी कितनी ज्यादा होगी स्मॉलर ड्रॉप के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आया? नोट करो जल्दी से। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने दो अगर ड्रॉप को कंबाइन करते हैं तो कल ही बेटा पढ़ लिया था। एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन आपने कल ही पढ़ लिया था, क्या होता है वो चीज़ आपकी ऑलरेडी हो चुकी थी। ठीक, तो स्फीयर वाला केस हो गया था। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे बेटा, ये हो गया। तो हम लोगों ने ड्रॉप वाली कंडीशन, एक क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं इन सब में मिला के किसी ना किसी पे, और दूसरा अपने वहाँ पे दो स्फीयर के सब के लिए, उसके लिए भी कल हम लोगों ने कर लिया था। ठीक, बाकी चीजें हो गई। तब आता है नेक्स्ट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? तो हेडिंग करेंगे बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कुछ बताएंगे इसके बारे में बेटा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर हम लोगों ने पढ़ लिया था कल। तो बात की जा रही है बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होंगे? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देखो, इसमें जो हम लोग स्टडी करते हैं, पहले जब IIT रिटेन हुआ करता था तो उस केस में बेटा वहाँ पे अनइक्वल साइज वाले पे भी क्वेश्चन डिजाइन होते थे। पुराने जमाने में देखें 80 के दशक में जो आता था, तो उस केस में पुराने टाइम पे जो है 80-90 के बीच में जो अनइक्वल साइज के शेप के होते थे उनके लिए भी आपको क्वेश्चन डिजाइन किए जाते थे। रेयरली पूछा जाता था बट पूछे जाते थे। बट जब से आपका क्या हुआ, ठीक है, इधर हुआ, तब से वो चीजें अब नहीं पुटअप होती हैं। पुराने टाइम पे या रुड़की हुआ करता था, आप लोग पैदा नहीं हुए रहे होंगे तब की बात है ना, जब पढ़ाई से आपके क्या नाता नहीं रहे होंगे।
तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस टाइम पे पूछे जाते थे उस टाइप के। रुड़की वगैरह सबसे लेंदी क्वेश्चन रुड़की वाले ही पूछते थे, 8 क्वेश्चन रहता था, 3 घंटे में आराम से करिए बैठ के, ठीक। तो वो कहानी होती थी। फिलहाल अभी तो काफ़ी कुछ चेंज हो गया, अब वैसे नहीं पूछे जाते हैं। तब हम लोग डिफरेंट शेप का भी पढ़ते थे, साइज का, डिफरेंट साइज का, इक्वल साइज का। बट अभी अब हम लोग जो पढ़ेंगे बेटा ना, वो इक्वल साइज के पढ़ते हैं। कैसे पढ़ते हैं? इक्वल साइज के प्लेटों के बारे में ही पूछी जाती है, तो हम लोग उसी को डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, बोला जाता है व्हेन टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ इक्वल साइज आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस देन द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर दो प्लेटें, दो कापी, दो बराबर साइज की, सेम साइज की देना, 2 कापियां हो या 2 बुक हो, कुछ भी हो, इक्वल साइज की हो, नहीं है, अलग अलग ब्रांड का यूज करते हैं ना, हैं जी? लाओ लाओ लाओ, हाँ ठीक है, कलर भी अच्छा है, हाँ? 2 अलग अलग कलर वाले हैं, पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, ठीक। देखो ये 2 आइडेंटिकल साइज के हैं बेटा, हम लोग इसी की फिलहाल आज के डेट में स्टडी करते हैं। हम लोग दिखाएंगे तो लाइन, बट एक्चुअल में लाइन नहीं होती, वो प्लेटें होती हैं। क्या होती हैं? प्लेटें। और घर पे अगर बैटरी हो तो उस केस में आप क्या करोगे, जो बैटरी होती है ना, अब उसका नॉब खोलिए, ऊपर से जहाँ से बैटरी वाटर डालते हैं, देखो ऐसे प्लेटें आपको दिखती हैं। कंप्लीट नहीं दिखेंगी, बट उतने रीजन से जो दिखाई पड़ेगा वो आपको दिखेगा। तो ऐसे प्लेटें ये होती है बेटा, व्हेन टू इक्वल प्लेटें ऑफ अपोजिटली चार्ज है, मान लो एक पॉजिटिव है, दूसरा क्या है? निगेटिव है, अपोजिटली आर सेपरेटेड, ठीक है, टू ईच अदर एट ए स्मॉल डिस्टेंस, देन द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अगर 2 पैरेलल प्लेटों को इक्वल डिस्टेंस पे, यानी पैरेलल रखें, मतलब हर जगह डिस्टेंस से सेपरेशन क्या है? सेम। उस जमाने में अनइक्वल वाला भी पूछा जाता था, ठीक, बट आज के डेट में नहीं पूछा जाता है। तो जो नहीं पूछा जाता उसकी कोई कहानी ही नहीं है यार। तो उस केस में क्या होगा, पैरेलली अगर रखे गए हैं तो इसी को हम लोग पैरेलल प्लेट क्या बोलेंगे? कैपेसिटर बोलेंगे, ठीक। एक पे पॉजिटिव, दूसरे पे नेगेटिव, ऑलवेज दोनों अपोजिटली चार्ज होंगे तभी वो कैपेसिटर जैसे बिहेव करेंगे। भी इस पे क्वेश्चन डिजाइन करके पूछा जाए, बताएंगे। तो उस केस में क्या होता है कि अगर दोनों के नेचर अपोजिट हैं, दोनों प्लेटें अपोजिटली चार्ज हैं, तभी वो एज ए कैपेसिटर काम करेंगे। अगर दोनों प्लेटें सेम नेचर की हैं तो कभी भी वो एज ए कैपेसिटर काम नहीं करेंगी। यानी कि कैपेसिटर लाइक बिहेव करने के लिए दोनों प्लेटों पे चार्जेस कैसे? इक्वल एंड अपोजिट होना चाहिए। एक पे जितना पॉजिटिव हो, दूसरे वाले पे उतना ही क्या हो? निगेटिव हो। अगर इक्वल एंड अपोजिट है तभी वो एज ए कैपेसिटर बिहेव करेगी। अगर आपका वहां पे प्लेटों की क्या कैसे हैं, चार्जेस अनइक्वल हैं, तो उस केस में वो बिहेवियर एज ए कैपेसिटर नहीं होगा, ठीक। तो लिखेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, लिखिएगा व्हेन two parallel plates are carrying equal and opposite charges, are separated by ये small distance, अगर वो स्मॉल डिस्टेंस पे रखे गए हैं, सेपरेटेड बाय ये स्मॉल डिस्टेंस, ठीक। दोनों अगर स्मॉल डिस्टेंस पे क्या किए जा रहे हैं, आपके सेपरेटेड हैं, सेपरेटेड बाय ये स्मॉल डिस्टेंस, देन द कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। या उसी अरेंजमेंट को हम लोग कह लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक। अब जब दिखाते बेटा ना, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, जब यहाँ पे लेते हैं बेटा ना, वैसे एक्चुअल में दोनों प्लेटें होती हैं, बट हम लोग दिखाएंगे कैसे, एज ए लाइन रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो ध्यान रखेंगे, ये दोनों, एक पे पॉजिटिव चार्ज है तो दूसरे नेगेटिव, अगर इस पे प्लस क्यू है तो दूसरे वाले क्या होगा? माइनस क्यू। जितने एक पे पॉजिटिव होगा दूसरे पे नेगेटिव, अगर इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज हैं तभी वो एज ए कैपेसिटर बिहेव करेंगी। अगर दोनों पे चार्जेस बेटा कैसे हैं? सेम नेचर के हैं, तो कभी भी वो एज ए कैपेसिटर नहीं बिहेव करेंगी, ठीक। दूसरी चीजें होनी चाहिए, दोनों पैरेलल हों, क्योंकि हम लोग पैरेलल की स्टडी कर रहे हैं, तो दोनों हमारे कैसे होने चाहिए? पैरेलल प्लेटें होनी चाहिए, ठीक।
और अपने यहाँ आज के डेट पे जो हम लोग स्टडी करते हैं इक्वल साइजेस की भी लिए जाती हैं, ठीक। तो इस केस में अगर इनके बीच का सेपरेशन बेटा डी है, सेपरेशन कितना है, डी है, प्लेट एरिया आपका ए है, प्लेट एरिया क्या है, ए है, तो उस कंडीशन में जो कैपेसिटेंस आपका होता है, जैसे हम लोग वहाँ पढ़े थे, बेसिक रिलेशन पढ़ते थे, C = Q/V पढ़ा था ना, बेसिक जो फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, C = Q/ क्या पढ़ते थे, V पढ़ते थे। अब याद करो, दो अगर हमारी क्या है, चार्ज प्लेटें हैं, दो हमारी कैसे हैं, चार्ज प्लेटें हैं, तो उस कंडीशन में उनका, ठीक, उनके बीच में क्या पोटेंशियल कितना होता था, फार्मूला याद करिए। दो चार्ज प्लेटें हैं तो उनके बीच में अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करते हैं तो उन चार्ज प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती थी, याद है किसी को? हाँ बेटा, अगर चार्ज प्लेट है उनके बीच में पोटेंशियल के लिए हम लोगों ने रिलेशन पढ़ा था, क्या होता था? हाँ जी, Q/, और कुछ की इतना ही, और चार्ज के टर्म में बेटा और पैरेलल प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल होगा, अगर दो प्लेटें पैरेलली हैं उनके बीच में आपका क्या अपोजिट नेचर की प्लेटें हैं, तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होगा? क्यों? हाँ, फिर से बोलो पूरा। क्यू ए बैठिए। अगर उसमें डाइलेक्ट्रिक भरा गया है, डाइलेक्ट्रिक नहीं है बेटा, तो उस केस में Q/ε0 A × D हम लोग कहते थे, ठीक। Q/D/ε0 A होता था, ठीक। अगर डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो K टाइम्स हमारी वैल्यू और घट जाती है पोटेंशियल की। तो वहां से फिलहाल हम लोग जब लिखते हैं तो वही आता है C = Q/V, V की जगह पे Q/D/ε0 A ले लेते हैं, तो जो नीचे वाला फैक्टर ε0 A ऊपर शिफ्ट हो जाता है तो आ जाता है ε0 A/D के बराबर आ जाता है, किसके? ε0 A/D के हमारा इक्वल आ जाता है, ठीक। तो वो केस आपका होता है, वहां से हम लोग दिखा लेते हैं कि जो वैल्यू आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी। जो फील्ड लेते थे साहब, तब अगर अपोजिटली चार्ज होते तो मिलता था, सेम चार्ज होता था तो 0 मिलता था, ठीक, वो चीजें अलग थी। तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा देंगे क्या कंडीशन बनती है। तो फिलहाल हम लोग जब यहाँ पढ़ते हैं बेटा, तो बोला जाता है जो कैपेसिटेंस आपका कैपेसिटर का होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है प्लेट एरिया ऑफ द प्लेट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन देम, उनके बीच की जो दूरी है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और अगर उसमें कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आपने भरा तो उसके डायरेक्टली क्या होगा, प्रोपोर्शन होगा। लेकिन अभी हम लोग इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक पढ़ेंगे, जब कंप्लीटली फिल करेंगे तब तो सीधा साधा एक K टाइम्स हो जाएगा, बट अगर आप पार्शियली फिल करेंगे, डिफरेंट साइड से करेंगे, तो वहाँ पे वैल्यू आपकी अलग अलग होती है। तो वो चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा, तो वहाँ पे आपका अलग अलग कंडीशन फिर अराइज होगा जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस हम लोग फिल करते हैं तो, ठीक। तो यहाँ पे जो केस आपका लिखते हैं, कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर का होगा C, हम स्टेटमेंट बोलेंगे तो आप लिखिएगा, भी पहले हम बता दें। तो यहाँ कैपेसिटेंस जो पहला प्लेट का C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है बेटा A के, C इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है क्या, D के। और अगर डाइलेक्ट्रिक भर देंगे तो उस कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे K टाइम्स बढ़ जाएगा अगर पूरा पूरा भरेंगे तो, ठीक। अगर पूरा आप फिल करते वाले इसमें कोई डाइलेक्ट्रिक आप भर दिया जाता है, अगर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इसमें भर दिया जाए, ठीक, अगर एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भर दिया जाए तो उस कंडीशन में वहाँ पे जो आपका क्या होगा, कैपेसिटेंस होता है वो K टाइम्स आपका इंक्रीज करेगा। बट अगर वो कंप्लीटली फिल्ड है तो, पार्शियली फिल्ड है तो अभी हम लोग आगे इसका इफेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा। तो अगर ये मान लो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट आपका K है, K डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का यहाँ पे कोई सब्सटेंस आप फिल कर रहे हो तो C की वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाता है, K के होता है। तीनों कंबाइन करते हैं तो C प्रोपोर्शनल टू आएगा क्या बेटा, K × A/D। प्रोपोर्शनलिटी जब सिंबल हटाते हैं तो आता है यहाँ पे ε0,
तो आता है के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जब हम लोग कैपेसिटेंस का क्या निकालते हैं, फार्मूला दिखाते हैं, ठीक। सी इक्वल टू के एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। के है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। के क्या है बेटा? के है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल filled within capacitor, filled within कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक आपका मटेरियल फिल्ड किया गया है वो हमारा के से रिप्रेजेंट करते हैं। तो के हो गया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल फिल्ड विद इन कैपेसिटर। कैपेसिटर के अंदर जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप फिल करेंगे वो हमारा यहाँ से के से आप रिप्रेजेंट कर लेते हैं, ठीक। तो ये कंडीशन आपका होता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कैसे होगा, यहाँ से आपका रिप्रेजेंटेशन हो जाता है बेटा। तो क्या लिखा है आपने? हाँ अच्छा, अभी केवल डिफाइन किया क्या होता है, तो नीचे लिखिए देखो द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर capacitance of parallel plate capacitor is depends on following factors. पहला लिखे गए फर्स्ट, it is directly proportional to, फर्स्ट लिखिएगा it is directly proportional to area of the या प्लेट एरिया उसे कह लेंगे बेटा, एरिया ऑफ द प्लेट्स। तो नीचे लिखेंगे दैट इज सी प्रोपोर्शनल टू ए। पहला वाला हो गया ये सी प्रोपोर्शनल टू ए। दूसरा लिखिएगा सी प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, ए हो गया। दूसरा करिएगा, एक सेकंड, क्या लिख लिया बेटा? सेकेंड पॉइंट लिखिएगा, देखिए पहला क्या लिखते हैं, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या, प्रोपोर्शनल टू किसके,
separation between the plates, inversely proportional to separation between the plates, it is inversely proportional to separation between the plates. हो गया, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ये होता है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बेटा, सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स। ठीक, तो जो सेपरेशन उनके बीच का है उसके क्या होगा आपका प्रोपोर्शन होता है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ठीक, आगे लिखिएगा, तो लिख लिया सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी, सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। तीसरा लिख लीजिएगा, थर्ड क्या होगा बेटा, इस पे डिपेंड करेगा, डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। लिखिए थर्ड लिखिएगा, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, directly proportional to dielectric constant, it is directly proportional to dielectric constant of the medium, directly proportional to dielectric constant of the medium। हो गया, जो डायरेक्टली कांस्टेंट होता है मीडियम का उसके डायरेक्टली क्या होगा प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डायरेक्टली कांस्टेंट ऑफ द मीडियम। ठीक, तो नोट कर लीजिए अब, सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू की, नीचे लिखिएगा, सो अब यहाँ से नोट कर लो, जब बोर्ड में हम लोग पढ़ते थे, आपने पढ़ा होगा, अगर बाय द वे बताया गया होगा, तो उस केस में क्या होता था, अगर हम लोग चार्ज के टर्म में लेते थे तो पहले दोनों प्लेटों के बीच में नेट फील्ड, दो प्लेटें हैं तो वहां पे फील्ड का फार्मूला बताया गया था क्या, Q अपान कितना एप्सिलॉन नॉट इनटू ए। ठीक, तो उस केस में क्या होता था, नेट फील्ड की वैल्यू, नेट फील्ड से E इक्वल टू V बाई डी होता है, वहां से V की वैल्यू निकालेंगे और V की वैल्यू चूंकि C इक्वल टू Q बाई V होता है तो उसमें V की वैल्यू रख देंगे तो Q कैंसिल होगा, बचेगा हमारा क्या रिलेशन, ये आ जाता है। ठीक, तो वही चीजें हैं। यूनिट अगर हम लोग बाकी ऐसा यूनिट यूज करें तो यहाँ पे हमारा फैरेड हो जाता है, कैपेसिटेंस क्या होगा बेटा, फैरेड। याद रखेंगे K की वैल्यू वैक्यूम एंड एयर, वैसे ड्राई एयर हम लोग लेते हैं फिलहाल, ड्राई एयर एंड वैक्यूम के लिए K की वैल्यू 1 ले आ जाता है, बाकी सारे मीडियम्स के लिए K की वैल्यू क्या होगा, लेस देन या ग्रेटर देन 1 होता है। फॉर वैक्यूम लिख लेना, फॉर वैक्यूम एंड ड्राई एयर, कौन सा ड्राई एयर, इसके लिए हम लोग क्या लेते हैं, K की वैल्यू 1 ले लिया जाता है बेटा। ठीक, तो K की वैल्यू 1, वैसे जो नॉर्मल एयर लेता है 1.003 लिया जाता है। ठीक, बाकी जो भी आपके मटेरियल होंगे उनके लिए K की वैल्यू मोर देन अब क्या होगा 1 होगा। फॉर अदर मीडियम K ग्रेटर देन क्या होता है 1 होता है। मेटल के लिए, किसके लिए, मेटल्स के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट लेते हैं बेटा। जो मेटल आपके हैं, मेटल के लिए K की वैल्यू क्या हो जाता है, इनफाइनाइट हो जाता है। फॉर मेटल्स K इक्वल टू इनफाइनाइट। फॉर मेटल्स K की वैल्यू क्या होगी आपकी, इनफाइनाइट होता है। तो मेटल के लिए K की जो वैल्यू आपका होता है बेटा वो इनफाइनाइट लिया जाता है, हो जाएगा। मेटल्स के लिए K की वैल्यू आपकी इनफाइनाइट होता है।
चलिए, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से दिखा देते बेटा। अगर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है तो उस कंडीशन में कैसे हम लोग वहाँ से डिसाइड करेंगे उनके कैपेसिटेंस की वैल्यू क्या होगी, उसके बेस पर रिप्रेजेंटेशन हो जाता है। ये जो हम लोगों ने डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस भरा वो कंप्लीटली भरा तब तो के टाइम हो जाता है, बट अगर आप पार्शियली फिल्ड करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, पूरा के टाइम से नहीं होगा, फिर जितने पार्ट में फिल करेंगे उतने का ही इफेक्ट करेगा। जैसे यहाँ पे क्या किया बेटा, पूरा का पूरा फिल्ड किया तब तो आपका क्या हुआ, डी बाई के यानी के ऊपर चला गया, के टाइम्स पूरा भर गया। लेकिन अगर आपका क्या यहाँ पे पार्शियली फिल्ड किया जाए, मतलब एक थिन आपका क्या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल्ड किया जाए, तो उस केस में जो कैपेसिटेंस होगा वो कंप्लीटली के टाइम से नहीं हो जाएगा, तो जितने पोर्शन में आप फिल्ड करेंगे उतने को ही इफेक्ट करेगा। यानी सीधे कह लो कि डाइलेक्ट्रिक फील्ड करने पे इनके बीच में जो फील्ड या पोटेंशियल होगा वो डिक्रीज करेगा। जब पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, क्योंकि C इक्वल टू Q बाई V है ना, तो जब V की वैल्यू डिक्रीज करेगी K उसमें फील्ड करने पे, तो C की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज कर जाती है। इसलिए वहां पे आपका कैपेसिटेंस की वैल्यू जो होती है वो इंक्रीज करती है। लेकिन जब पूरा भरेंगे तब तो इतना होगा ना, अगर पार्शियली फील्ड करेंगे तो पार्शियल इफेक्ट करेगा। जैसे आप क्या है, अब क्लास करने आए हो, अगर क्लास रेगुलर करेंगे तभी तो पूरा सीखेंगे, पता लगा एक दिन आएंगे तो दिन क्या पकौड़ा खाने चले जाएंगे। देखिए भाई लोग को ठंडी लग गई होगी या तो क्रिकेट चल रहा होगा, आज कुछ और नहीं है ना, कि है माघ मेला तो है नहीं कि संगम स्नान करने चले गए, हाँ तो कुछ होगा और कहेंगे कि हम तो बहुत पंक्चुअल हैं बस, हाँ। तो ये सारी चीजें तब याद आती हैं जब एग्जाम में क्वेश्चन हाथ में होता है और सर से पसीने निकलने शुरू होते हैं, हाँ ठीक। वो भी टेंशन है तो निकलेगा, नहीं तो हो नहीं, कौन दिक्कत है यार, यहाँ साल नहीं फिर अगले साल नहीं, तो पापा पैदा किए हैं तो खिलाइबे करेंगे, जब तो जिंदा रहेंगे बाकी देखा जाएगा, लूटेंगे किसी का घर वर, है ठीक। चलो देखो, जैसे बचपना रहता है ना तो लोगों को बड़े ख्वाब रहता है कि बस हम तुरंत कुछ बन जाएंगे, बनने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, इतने आसानी से बन जाते तो कोई रोड पे नजर नहीं आता, ठीक। अगर आपके अंदर क्वालिटी है, ठीक, तो कभी भी आप फेलोर नहीं रहेंगे। कोई जरूरी नहीं आप गवर्नमेंट जॉब ही करिए, ऐसा कंपल्सरी नहीं, सरकार कितने लोग को जॉब देगी भाई, वो तो एक लिमिट है ना, उतने को दे सकती है, हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत है ना। लेकिन अगर आप में क्वालिटी है तो कभी भी आप फेलोर नहीं रहेंगे, ऐसा नहीं रहेगा कि आप कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। उससे ज़्यादा आप प्राइवेट में कमाते हैं। आप देखो बहुत सारे क्या गवर्नमेंट छोड़ के प्राइवेट काम किया जा रहा है, तो बहुत सारे ऐसे हैं, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ठीक। तो कंडीशन ये होता है, हाँ ये है, दोनों में अंतर है, वहाँ एक बार हो गया तो बाप का है, मिलता रहेगा, है ना, कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हैं तो भी, जो भी है ले दे के अपना काम चला लेते हैं। लेकिन बाकी में आपको करना पड़ेगा तभी मिलेगा, आपको क्या है, बाकी में आप करेंगे तो मिलेगा, नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। वहाँ लिमिट है, आपने जॉब ज्वाइन कर लिया तो आपके मैक्सिमम लिमिट है। दो चीजें हैं लाइफ में, कोई जरूरी नहीं कि आप हर चीज गवर्नमेंट को ही प्रायोरिटी दीजिए, गवर्नमेंट जॉब को ही प्रायोरिटी दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट सबको नहीं दे सकती है। एक लिमिट, इतनी वैकेंसी है उतने में ही लोगों को मिलना है, उससे ज्यादा तो देगी नहीं ना कि इतने लोग पढ़ लिए तो इतने लोगों को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप में क्वालिटी है तो आप उससे भी ज्यादा कहीं क्या कर सकते हो, अर्न कर सकते हो, ठीक। जैसे आपकी लिमिट है, कोई भी जॉब आप कर रहे हैं, चोरी वाली नहीं बात कर रहे हैं, चोरी वाले तो पता नहीं कितना कमा लेते हैं। अगर आप ईमानदारी से करते हैं तो ज्वाइनिंग से लेके और रिटायरमेंट के बीच की ग्रोथ आपका फिक्स है, इतना ही हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप कैपेबल हैं, ठीक है, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी है, आप किसी भी प्राइवेट सेक्टर में हैं, बट मेहनत करना पड़ेगा, फ्री में नहीं मिलेगा यहाँ, ठीक। तो उस केस में आप पता नहीं कितने गुना आप इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक। तो कंडीशन क्या है, इसलिए ऐसा ना करें कि हम पढ़ खाली रहे गवर्नमेंट की नौकरी लेने के लिए, इसलिए नहीं पढ़िए, ऐसा पढ़िए कि आपके पास क्या हो, क्वालिटी हो। अगर आपके पास क्वालिटी है तो आप कहीं भी सर्वाइव कर सकते हो और बेहतर कर सकते हैं, ठीक। तो अब हम ही लोग के साथ बहुत सारे हैं जो बहुत सारे क्या खुद ही ले लिए, बहुत सारे लोगों ने क्या नौकरियां डिजाइन करके उसके बाद आजकल प्राइवेट सेक्टर में अच्छा खासा कर रहे हैं, तो उसका पता नहीं कितना गुना कमा रहे हैं और रिस्पेक्ट भी। बशर्ते ये है कि वहाँ पे फिर आपको कंटिन्यूसली मेहनत करनी पड़ेगी। और नौकरी क्या है, एक बार मिल गई तो चलना है, अगर मतलब कम बिना मेहनत का टेंशन फ्री रहना है तो गवर्नमेंट नौकरी के लिए आप लगे रहिए। और अगर आपको क्या नहीं, आप में कैपेबिलिटी है कि हम कर सकते हैं, उससे बेहतर कर सकते हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हो, आप गवर्नमेंट करिए, प्राइवेट करिए, कुछ भी करिए, है ना। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन जब क्वालिटी रहेगी तभी कर पाएंगे, ठीक। और नहीं रहेगी तो फिलहाल अब ये है कि गवर्नमेंट में एक फ़ायदा आपको है, जैसे कोविड टाइम के कंडीशन एडवर्स जब ऐसा आता है तो भाई वहाँ उन लोगों को सैलरी मिलेगी, लेट लतीफ मिलेगी। बट अगर आप प्राइवेट सेक्टर में और चीज़ें नहीं चल रही हैं तो नहीं मिलेंगे। इतना इंपॉर्टेंस है कि गवर्नमेंट का आप कुछ भी है तो आपको मिल रहा है, और बाकी में क्या है कि आपका रिस्क है। हाँ ये है कि अब हाँ
इसीलिए डिमांड बढ़ जाती है ना, ठीक है। हाँ, वो अपने यूपी में कुछ ज़्यादा ही है, यूपी बिहार में डिमांड ज़्यादा है। वो कहेंगे भैया चाहे 10,000 की नौकरी हो, सरकारी होनी चाहिए, है ना, मतलब जीते रहें, उससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है, ठीक। तो वो सरकारी होनी चाहिए। तो एक तो फायदा है ही है भाई, आपके पास अगर है तो आप ऑल टाइम शो आपके लिए है, ठीक। और बाकी में क्या है, जब तक आप कर रहे हो तब तक आपके साथ है, नहीं करोगे तो नहीं है। मतलब आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। और यहाँ क्या होता है, ज्वाइनिंग होने के बाद बहुत सारे लोग इनएक्टिव हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग वहाँ भी मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं कि सिस्टम चल रहा है तो उसमें कुछ अच्छे भी लोग हैं, सब खराबी हो जाएंगे तो क्या होगा, बंद हो जाएगा। और जहाँ ज़्यादा खराब के परसेंटेज हो रहा है, इसलिए गवर्नमेंट उसको प्राइवेट कर दे रही है, लो भैया अब तो करोगे, ठीक। तो अभी जो गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन कर रही है ना, गवर्नमेंट सेक्टर वाले चिल्ला रहे हैं, इसलिए नहीं चिल्ला रहे कि उनको निकाल दिया जाएगा, इसलिए नहीं चिल्ला रहे कि उनकी सैलरी कम कर दी जाएगी, सब कुछ उनको वही मिलेगा, बस आपको काम करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो निकाल दिए जाओगे। खाली इतना ही प्रॉब्लम है, जितना भी प्राइवेटाइजेशन हो रहा है तो ऐसा नहीं कर रहा है कि गवर्नमेंट जो लोग पहले से एम्प्लॉय हैं उनको बाहर कर देगी, ऐसा कुछ नहीं है। बस अंतर इतना है कि आप अगर राइट टाइम से ड्यूटी है तो आपको उसको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि साहब अभी हम रास्ता में हमारी गाड़ी खराब हो गई, 2 घंटा बाद पहुंचेंगे, तो ऐसा 2 घंटा बाद पहुंचेंगे तो आधे दिन की सैलरी मत लीजिए, क्या दिक्कत है, ठीक। तो वो चीज़ें बस इतना ही है और कुछ नहीं है। हाँ, ये है फ्यूचर वालों के लिए है, गड़बड़ हो गई तो एक सैलरी की जगह पे 5 लोग काम करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट वाले तो अपना पा ही जाएंगे, उनको नहीं दिक्कत है, लेकिन फिर भी वो चिल्ला रहे कि उनको काम करना पड़ेगा, अंतर खाली इतना है। और अभी है करते हैं तो भी अच्छा है, जो नहीं करता है वो भी अच्छा है, और जो नहीं करता वही सबसे ज़्यादा राजनीति करता है। जो नहीं करता है वही आपको क्या करेगा, नेताजी के पीछे घूमेगा, अधिकारी के पीछे घूमेगा, और पता नहीं कहाँ कहाँ घूमेगा, ठीक। चलो देखो फिलहाल वो तो बात अलग की है बेटा, हम लोग हो गया ये। तो बोल रहे थे किसके, डायलैक्टिक का क्या इफेक्ट होगा, तो लिखिएगा, नेक्स्ट हेडिंग कर लीजिए बेटा, बोले हेडिंग करिएगा इफेक्ट ऑफ, अभी इस समय कर लीजिए, तब उसके बाद फिर कॉम्बिनेशन वगैरह हम लोग डिस्कस करेंगे। इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस, effect of dielectric substances on effect of dielectric substances on capacitance of parallel plate capacitor, capacitance of parallel plate capacitor, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। चलो देखो बेटा, तो अभी जो हमने फिल किया था बेटा, यहाँ कंप्लीट हम लोगों ने फिलिंग किया था, कैसा किया था, कंप्लीट, तो सीधा आपने के टाइम्स कर लिया। देखो तरीका होता है निकालने का, थोड़ा समझ लीजिए, लेकिन जो हम लोग करेंगे, देखो क्यों होता है इसका रीजन समझ लो, क्यों चीजें आपकी बढ़ जाती हैं, यानी कैपेसिटी की वैल्यू जो होती है वो बढ़ जाती है। एक पॉजिटिव प्लेट है बेटा, दूसरा नेगेटिव प्लेट है। कंडीशन क्या हो रहा है इसमें, सपोज दैट हमने एक डाइलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया, क्या कर दिया, एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसके अंदर हमने अब टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा यार, सपोज कर लो ऐसे ही, एक डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आपने क्या किया इसके अंदर फील्ड किया, ठीक। डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होगा, जब ये पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है, तो बेटा एक्सटर्नल जो फील्ड आपका होगा ना कैपिटल E, ये पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट की तरफ होगा। इस फील्ड की वजह से जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इसमें जो डाइलेक्ट्रिक आपने फील्ड किया, ये आयनाइज हो जाता है, ठीक। और एक डाइपोल्स के फॉर्म में, छोटे छोटे पोलरिटी उसमें पोलर फॉर्म में, पोल्स के फॉर्म में क्या होता है, वो आयनाइज होगा। और जब भी यहाँ आयनाइजेशन होगा, चूंकि इंडक्शन की वजह से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, इंडक्शन, ये केवल मान कह लो क्या, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें इंडक्शन सिमिलर होता है बेटा। जैसे हम लोग कहते हैं कि अगर अच्छे के साथ रहोगे तो क्या सीखेंगे, अच्छी चीज है, और बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो क्या सिखाएगा वो, बुरा, ठीक। तो उस केस में अच्छा वाला अच्छा लगता है कि बुरा वाला जी, है जो अच्छा सिखाता है वो बुरा लगता है कि जो बुरा सिखाता है वो अच्छा लगता है, हैं?
सही में बोल रहे हो? अच्छा, चलो ठीक है। वैसे ज़्यादातर लोगों को जो बुरा सिखाते हैं वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं। माँ बाप सबसे बुरे होते हैं, टीचर्स बुरे होते हैं, क्योंकि वो रोज़ डांटते बेटा पढ़ लो, फालतू काम ना करो, तो वो सबको कहते हैं ये बड़ा मिर्ची बोल रहे हैं। हाँ ठीक, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो बुरे लगते हैं। और जो फालतू वाले हैं वो खाली आपका तारीफ करेंगे तो आप क्या करेंगे, खुश रहेंगे कि हमारे तो बहुत अच्छा कहते हैं। ठीक, बट हमेशा आपका बुराई वही करेगा बेटा जो आपके लिए अच्छा सोचेगा, आपको डांटेगा वही जो आपके लिए क्या करेगा, आपको अच्छा बनाने के लिए। अगर इन्हें आपके बारे में अच्छा सोचता है, कभी भी बुरा सोचने वाला आपका कभी भी वो आपको आपके अगेंस्ट में नहीं बोलेगा। आपके अगेंस्ट में कभी भी आपको अगर क्या कोई बुरे रास्ते पे ले जा रहा तो कभी भी आपको कंप्लेन नहीं करेगा, आप में कभी शिकायत नहीं ढूंढेगा, आप में कमी नहीं ढूंढेगा, वो हमेशा क्या करेगा, आपका तारीफ। इनको गाली दो तो बहुत अच्छा किया तूने, ठीक, तो भी वो अच्छा ही बोलेगा, वो नहीं कह सकता नहीं आपने ये बुरा किया है। ठीक, तो चलो फिलहाल यहाँ पे देखते बेटा। तो डाइलेक्ट्रिक की जब बात करेंगे ना, तो जब हम लोग उसको फील्ड में रखेंगे बेटा तो क्या करेगा, वो आयनाइज हो जाता है। क्या होगा, आयनाइज होगा। देखो ये पोल्स के फॉर्म में छोटे छोटे डाइपोल बना लेता है बेटा। और जब भी इंडक्शन से होता है ना, हम बोल रहे थे इंडक्शन जब हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म में होता है तो सिमिलर होता है, और जब नॉन लिविंग में होता है किसी भी मटेरियल में आप देखोगे तो वो अपोजिट होता है। अपोजिट मतलब जिधर पॉजिटिव होगा उधर क्या डेवलप होगा, नेगेटिव, जिधर नेगेटिव होगा उधर क्या डेवलप होगा, पॉजिटिव वाला डेवलप होता है। ठीक, तो यहाँ पे क्या कंडीशन बनेगा, कौन सा कलर इसके कॉन्ट्रास्ट मिलेगा बेटा, देखो ये वाला पॉजिटिव प्लेट है, ये वाली नेगेटिव प्लेट है, तो इसकी साइड में क्या डेवलप होगा, नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह से इसका पोलराइजेशन होता है। इसी को पोलराइजेशन हम लोग कह लेंगे। जो डाइलेक्ट्रिक होगा वो पोलराइज्ड हो जाता है। ठीक, इस पोलराइजेशन की वजह से जिस तरह से एक्सटर्नल फील्ड आपका डेवलप हुआ था पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ, वैसे ही इसकी वजह से इंटरनल फील्ड डेवलप होता है। क्या डेवलप होगा, इंटरनल फील्ड डेवलप होगा। और जो ये इंटरनल डेवलप होगा वो उसकी डायरेक्शन जो आपकी होगी वो इसके क्या होगा, अपोजिट होगा। यानी ए इंटरनल जो आएगा, कुछ और कलर ले बेटा, ये जो इंटरनल यहाँ पे डेवलप होगा ना, ये कहाँ किधर की तरफ होगा, इस एक्सटर्नल वाले के अपोजिट होगा। और जब अपोजिट होगा, अरे समझ ले बेटा, पीछे बनाना बाद में यार, बनाने बहुत जरूरत नहीं है। तो ये क्या करेगा, नेट फील्ड की वैल्यू घट जाएगी। नेट फील्ड क्या होगा, घटेगा। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि E इक्वल टू होता है V बाई डी। अब अगर E की वैल्यू डिक्रीज करे, इसका मतलब V की वैल्यू भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। और C इक्वल टू हम लोगों ने पढ़ा था Q बाई V होता है, जब B डिक्रीज करेगा तो C क्या करेगा, इसकी वजह से C की वैल्यू हमारी इंक्रीज कर जाती है। यानी कि जो आपको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल आप फिल करते हो उसमें पोलराइजेशन की वजह से, पोलराइजेशन की वजह से जो उन प्लेटों के बीच में फील्ड पहले डेवलप हो रहा था उसकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है। फील्ड रिड्यूस होने की वजह से पोटेंशियल क्या करेगा, रिड्यूस होगा। पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो कैपेसिटेंस की वैल्यू इंक्रीज कर जाती है। इसलिए जो कैपेसिटेंस कैपेसिटर की होती है वो हमारी राइज करती है ड्यू टू दिस रीजन। बात समझ में आया? अब कितना क्यों राइज करेगा वो चीजें हम लोग जब यहाँ पढ़ेंगे बेटा, तो जब हम लोग पार्शियली फील्ड कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक को, अगर समझना हो तो ऐसा बनाना चाहो बना लो, बहुत कहानी लिखने की जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट आपका वो है, कहीं अगर ऐसा रीजन टाइप का जब क्वेश्चन पूछा जाता है या आप लोगों को जो थॉट्स वाले बनते हैं तो उस पर आपको इस टाइप का डिजाइन करते हैं। ठीक, ई नेट की वैल्यू जो होगी, ई नेट की जो वैल्यू होगी ई माइनस ई इंटरनल हो जाता है, और ये वैल्यू हमारी डिक्रीज करेगी। जब डिक्रीज करेगी तो V की वैल्यू भी डिक्रीज करेगी, सो क्या होगा, C इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए C की वैल्यू क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। जल्दी करो।
हो गया बेटा? कहाँ साग मन हो रहा साहब? हाँ? जल्दी करो बेटा। हो गया? अब देखो हम लोग पढ़ रहे थे बेटा इफेक्ट ऑफ क्या, डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटर, ये लिखा था पढ़ना। पहला अब कंडीशन खाली ऐसे हम बना के डायग्राम से बताएंगे आपको, ठीक। अगर कैपेसिटर है बेटा, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक। प्लेट एरिया आपका ए है, इनके बीच का सेपरेशन डी है। इसमें एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल फिल किया गया। सपोज दैट ये डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू के है, इसकी थिकनेस बेटा टी दी जा रही है। एक टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इसमें क्या किया गया, फिल्ड किया गया। टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आपको इनके प्लेटों के बीच में क्या किया गया बेटा, फिल्ड किया गया, ठीक। तो जब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस टी थिकनेस का आप फिल करोगे तो उस केस में क्या इफेक्ट होगा, कारण वो है हम लोग यहाँ लिखेंगे दूसरे तरीके से, ठीक। रीजन आपको वहाँ एक्सप्लेन के कारण उसकी वजह से हमारी चेंजेस होती हैं, बट यहाँ हम लोग कैसे फार्मूला डिस्क्राइब करेंगे। देखो C = बेसिक फार्मूला हमने पढ़ा एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। क्या होता है पैरेलल प्लेट के लिए, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है। तो बेटा एप्सिलॉन नॉट A, एरिया तो पूरा पूरा है, थिकनेस पहले जब D था, अब देखो इस D में से कितने थिकनेस का क्या कर दिया, डायरेक्टली भरा T थिकनेस का, तो D माइनस T, ये बचा एयर डिस्टेंस। भाई कुल दूरी D थी, इनमें से T वाला भर दिया, तो ये वाला बचा कितना, D माइनस T बचा ना, D माइनस T बचा, और कितने भरे आपने, T वाले का, तो जितना थिकनेस का भरेंगे उसका इफेक्टिव वैल्यू जो होगा D बाई, यानी जितना भरा T बाई K हो जाएगा। जो वो सेपरेशन था ना, जितना थिकनेस का बेटा भरोगे उसका 1 बाई क्या हो जाएगा, वो K टाइम्स हो जाएगा। अब ये हमारा फार्मूला बना। अगर इसमें आप एलसीएम लोगे तो यहाँ K D माइनस T प्लस T, और ये K कहाँ चला जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक। तो आप ऐसे लिख लीजिए, या R करके लिख सकते हैं बेटा, C = एप्सिलॉन नॉट A अपान, इनका एलसीएम लोगे तो K होगा बेटा, और यहाँ आ जाएगा K D माइनस T, और ये तो ऑलरेडी T है ही है, ये K ऊपर हो जाएगा, तो K एप्सिलॉन नॉट A अपान K ब्रैकेट में D माइनस T और प्लस कितना T। फिलहाल इससे आसान जो है यही वाला है, तो हम लोग ज्यादा यूज इसी का करते हैं, ठीक। जो भी आपको यहाँ भी K रखोगे, यहाँ भी K रखोगे, वहाँ खाली एक ही जगह K रखना है, तो ये ज्यादा ईजी रहता है, इसलिए मोस्टली हम लोग इसी के यूज करेंगे। बट इस टाइम में ही अगर कहीं रिलेशन मिलेगा तो आप ध्यान रखना, ठीक। तो अगर सिंगल कोई डाइलेक्ट्रिक फील्ड किया गया, वो पार्शियली फील्ड किया गया है, ठीक, तो कंडीशन आपका ये बनेगा। दूसरा देखो, नोट कर लीजिए जल्दी से। हो गया, देखो दूसरा है, अगर मोर देन वन टाइप का आपने फिल किया बेटा, जैसे हमने यहाँ बन लिया, और दूसरा यहाँ बन लिया, टोटल सेपरेशन बेटा दोनों प्लेटों के बीच का D था, प्लेट एरिया आपका A था, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K2 है, इसका थिकनेस T1 है, इसका थिकनेस T2 है।
बीच में आपका एयर रह गया, बीच वाला पोर्शन नहीं भरा गया, यहाँ बीच में आपका एयर या वैक्यूम फ्री स्पेस आपका है। तो उस कंडीशन में बोला जा रहा है अब हमारा कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या बनेगा, जरा डिजाइन करके बता दो ऐसे ही। अब क्या बनाओगे, जल्दी करो थोड़ा। बताए बेटा, देखिए मैच कर लीजिए। यहाँ C लिखोगे तो C की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट A अपान D माइनस T1 माइनस, या D में से ब्रैकेट लगाओ तो T1 प्लस T2 आप कर लीजिएगा, ठीक। अगर हम लोग क्या साथ डायरेक्ट कर रहे हैं तो T1 माइनस T2 हो जाएगा पूरा, ठीक। प्लस T1 में कितना डायरेक्ट भरा K1 और T2 में कितना भरा T1 अपान K1 प्लस T2 बाई K2। तो आप ये कर सकते हैं, ठीक। समझ आया कितने लोग का सही गया? तो केवल आपको रख के वहां से कर लेना, जितना आपने भरा उसको माइनस कर दो, ठीक। और बाकी जितने डायरेक्ट उसमें भरा उसका बाई T1 बाई K1 T2 बाई K2 ऐसा T3 में जो भी रहेगा उसको आप कर लीजिएगा, ठीक। तीसरा कंडीशन, अभी इसी का एक और करवा देते तब एरिया करते होते। दिखेगा नहीं अब, इसे मान लो K1 है, इसका मान लो K2 है बेटा, और तीसरा वाला आप ले लो, ये मान लो इसका K3 है, K1 K2 K3 है, ठीक। थिकनेस T1 T2 T3 है, ठीक। प्लेट एरिया आपका A था, पूरा सेपरेशन जो प्लेटों के बीच का ये D था। अब यहाँ से हमें फाइंड करना है कि आपका कैपेसिटेंस जो आपका होगा वो क्या होगा, जल्दी बनाओ बेटा। अब की बार बीच में जगह बचा क्या? नहीं बचा ना, भर गया पूरा। चलो जल्दी करो। ओके बेटा, देखो अब की बार हम लोग निकालेंगे C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपान, बेटा ये पूरा फील्ड हो गया है, तो अगर आप लिखोगे भी तो D माइनस T1 माइनस T2 माइनस T3, ये प्लस कितना T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। ये चूंकि पूरा पूरा भर गया ना, तो D में से इतना माइनस करोगे तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो ये फैक्टर 0 हो गया, तो C का वैल्यू हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपान T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 अपान क्या K3।
ठीक। तो ये हो जाएगा, अगर पूरा पूरा भरा है, डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल से फिल किया गया है, तो उस केस में आपका जो बनेगा फाइनली मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ए अपान T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3 हो जाएगा। ठीक। अब यही T1 T2 T3 अगर बराबर हो जाए तो वही D बाई क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो D बाई 3 होगा, D बाई 3 कॉमन गया तो 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपान कितना आ जाएगा, D ब्रैकेट में 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2 प्लस 1 अपान K3 हो जाएगा। ठीक। यहीं पे लिख सकते हैं इफ T1 इक्वल टू T2 इक्वल टू T3 इक्वल टू कितना हो जाए भाई, टोटल डी है ना, तो डी बाई 3 हो जाएगा। जब बराबर बराबर होंगे तो उसका कितना हो जाएगा, डी बाई 3 हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में जब हम लोग देखेंगे बेटा, तो कंडीशन हमारा जो बनेगा, ठीक, तो ऐसे सिचुएशन जब रखेंगे तो सी की वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी बाई 3 को कॉमन कर लो, सब में कॉमन होगा ना, तो 1 अपान K1 प्लस 1 अपान K2 प्लस 1 अपान K3, ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी ब्रैकेट में 1 बाई K1 प्लस 1 अपान K2 प्लस 1 अपान K3। यही जब दो ही मटेरियल होता तो K1 K2 हम लोग क्या एलसीएम लेके K1 प्लस K2 अपान K1 प्लस K2 हो जाता है। ठीक। अगर दो ही आपका मटेरियल भरा गया हो, ठीक, अगर दो ही टाइप के केवल मटेरियल से भरा गया हो तो आएगा 2 एप्सिलॉन नॉट ए अपान डी ब्रैकेट में 1 अपान K1 1 अपान K2, एलसीएम K1 K2 होगा तो ऊपर चला जाएगा K1 K2, नीचे बचेगा K1 प्लस K2। ठीक। ओके बेटा, तो ये केस आपका होता है, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब अगला कंडीशन बनता है अगर हॉरिजॉन्टली फील्ड किया गया हो, कैसा हो, हॉरिजॉन्टली आपने फील्ड किया हो तब क्या होगा, जल्दी देख लो, सब पूछने वाले होंगे। नोट हो गया बेटा। अगला कंडीशन बनेगा अगर डाइलेक्ट्रिक जो मटेरियल हम लोग फील्ड कर रहे हैं बेटा, अब इतना भर दिया हमने, ठीक, मान लो नीचे वाले में दूसरा भर दिया आपने, यहाँ वाले में क्या कर दिया, दूसरा मटेरियल भर दिया आपने। ठीक। तो इस केस में इसका डायरेक्टली कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, पूरा एरिया A था, पूरा एरिया कितना था A, सेपरेशन कितना है D है। ठीक। ये K2 है यहाँ पे बेटा, K1 K2 है, तो ऊपर वाला एरिया जो बचेगा, ये पूरा ये था ना, तो ये ऊपर वाला कितना हो गया A/2, नीचे वाला भी कितना हो गया A/2, दोनों A/2 हो गए। अब कितना आपका मिलेगा कैपेसिटेंस, जरा जल्दी सोच के बताओ, ये बता दें, जल्दी करो। हो गया। चलिए देखते हैं बेटा, अब की बार जब करोगे ना तो C की वैल्यू जब हम लोग लिखेंगे, C इक्वल टू, देखो एप्सिलॉन नॉट A/2, एरिया आधा हो रहा है, अपान D तो वही रहा ना, D तो पूरा पूरा भरा बेटा, ये तो डिवाइड किया नहीं, तो D अपान K1, एक वाला पोर्शन K1 प्लस दूसरा वाला पोर्शन एप्सिलॉन नॉट A/2 अपान D/K2। ठीक। इस केस में ये एज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन काम करेगा, कैसा, पैरेलल, और जब ऐसे हमें क्या थिकनेस को बांटते हैं तो एज ए सीरीज कॉम्बिनेशन काम करता है वो। ठीक। तब इनसे K1 K2 ऊपर कर लो यार, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A, 2 नीचे आ जाएगा अपान 2D
प्लस K2 एप्सिलॉन नॉट A अपान कितना 2D। देखो यहाँ से हमारा क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D कॉमन कर लें, तो एप्सिलॉन नॉट A बाई 2D कॉमन कर लो आप, तो आएगा K1 प्लस K2। अगर खाली एप्सिलॉन नॉट A बाई D कॉमन करोगे तो K1 प्लस K2 बाई 2 हो जाएगा। ठीक, ये केस आपका हो गया, यहाँ से दिखा देंगे। अगला आप करके लाना, दो कंडीशन बना दे रहे हैं। हाँ जी साहब, K1 K2 K3 D बाई 2 पूरा एरिया A है, A बाई 2 A बाई कितना 2, टोटल थिकनेस आपका D। कर लेंगे, चलिए करके लाइएगा फिर।